नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का लगभग प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है, तो एक बात और तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव आप कह सकते हैं कि हूबहू बिहार मॉडल पे ही लड़ने की तैयारी करती दिख रही है। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आने वाले बीजेपी के चौथे प्रदेश अध्यक्ष हैं। 45 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। 1980 में जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे माधव प्रसाद त्रिपाठी। उसके बाद से सबसे अधिक वैसे तो 6 ब्राह्मण जाति के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कुर्मी जाति से भी ये चौथे प्रदेश अध्यक्ष है। बात मैं लोध कुर्मी की नहीं कर रहा, केवल कुर्मी जाति की बात कर रहा हूं। ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह के बाद ये महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी, ये चौथे ऐसे कुर्मी जाति के नेता हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों कद्दावर नेता रहे हैं। चारों के अध्यक्षता काल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप उल्लेखनीय रही है। कई आप जब निकालेंगे, आंकड़े निकालेंगे चारों प्रदेश अध्यक्षों की उपलब्धियों का, तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार मॉडल क्या था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार रणनीति बनाती हुई दिख रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए। अखिलेश यादव के पीडीए से जो बीजेपी को एक प्रकार का जबरदस्त झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस झटके की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी आतुर दिखती है, लेकिन आतुर के साथ साथ सावधान दिखती है, इस बात से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक मोस्ट सुटेबल प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव करने में 1.5 साल का समय लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अंततोगत्वा केवल भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सलाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। मित्रों, कई लोग बताते हैं कि पिछली बार कई अलग अलग कारणों से बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 3 बार सरकार बनी है। पहली बार 2014 में 282 सीटें मिली, फिर 303 मिला 2019 में, लेकिन 2024 में 272 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर सकी। उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण का केंद्र अगर कहीं रहा तो वो रहा था उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है एकदम 36 पे आके लटक गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप कल्पना कीजिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी 282 सांसदों वाली पार्टी बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा क्या था? तो एकदम आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे और इस बार 36, मतलब घटा कितना का? 37 का। और अभी जो बीजेपी का अंतर है 240 और 282 में 42 का, मतलब 37 का घटत केवल और केवल उत्तर प्रदेश से हुआ। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्व है। तो इसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो अब आप देखिए कि कैसे बीजेपी का बिहार में क्या समीकरण था। बिहार में सबसे पहला बीजेपी का समीकरण था मैं जो बता रहा हूं, बिहार मॉडल। तो बिहार मॉडल क्या था? बिहार मॉडल था, देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति लगभग एक जैसी है और इन राज्यों में 90 के दशक के बाद एक कॉमन चीजें होती जा रही है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। उस बात की आज मैं चर्चा करूंगा। 3 चीजें क्या होती है कि 90 में जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक राजनीति में एक बड़ा कद बनकर उदय हुआ, उसी प्रकार का एकदम हूबहू उत्तर प्रदेश में भूमिका रही मुलायम सिंह यादव की। बिहार में भी पिछड़े दलितों के नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव स्थापित हुए। पोस्ट
पोस्ट मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया वीपी सिंह ने। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे मुलायम सिंह यादव को उसका लाभ मिला, वीपी सिंह को कोई लाभ नहीं मिला, वैसे ही बिहार की राजनीति में लालू यादव को लाभ मिला उसका। दलितों पिछड़ों के नेता बने। जैसे लालू प्रसाद यादव बिहार में आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर मुसलमानों के बीच हीरो बने, वैसे ही मुलायम सिंह यादव भी अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाकर मुसलमानों में हीरो बने। जैसे उत्तर बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का कद एक बड़ा मुसलमान चेहरे के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। तो जिस पहचान के सहारे शहाबुद्दीन के कारण और लालकृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने के कारण लालू यादव की मुसलमानों के बीच एकदम मजबूत पैठ बनी, वही स्थिति रहा कारसेवा और आजम खान के कारण। मतलब जो भूमिका बिहार की राजनीति में सैयद शहाबुद्दीन की रही, वही भूमिका लगभग उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का रहा, ठीक है। उसके बाद चलिए अंतर क्या रहा, केवल कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे, लेकिन बिहार में बीजेपी के पास कोई कल्याण सिंह था नहीं, कोई कल्याण सिंह नहीं थे। तो इसीलिए बिहार में बीजेपी ने कल्याण सिंह की भरपाई कैसे की, नीतीश कुमार से, ठीक है। कल्याण सिंह भी पिछड़े वर्गों के लोध कुर्मी जाति के बड़े नेता, मतलब यादव समाज के बाद दूसरी सर्वाधिक राजनीतिक रूप से जागरूक जाति में बता रहा हूं मैं। संख्या बल में बात नहीं कर रहा, संख्या बल में लोध ना उत्तर प्रदेश में 2 नंबर पर है, ना बिहार में 2 नंबर पर कुर्मी है। लेकिन अगर राजनीतिक मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना मैच्योरिटी, ठीक है, एक पॉलिटिकल एम्बिशंस जो होता है, ठीक है, उसके मामले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लोध कुर्मी और बिहार में कुर्मी जाति लगभग बराबर की स्थिति में होगी, ठीक है। तो फिर कल्याण सिंह की भरपाई बीजेपी ने नीतीश कुमार से जैसे बिहार में की, वही स्थिति कल्याण सिंह की रही। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का वोट बैंक था, हिंदू वोट बैंक जो बीजेपी लगातार तैयार करने का प्रयास करती रही, वैसे बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी के माने आडवाणी वाजपेयी युग खत्म होने के बाद जब नरेंद्र मोदी का युग शुरू होता है, उसमें क्या होता है कि नरेंद्र मोदी के युग से पहले हिंदुनाइजेशन अधिकतर सवर्ण जातियों का हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में हिंदुनाइजेशन केवल सवर्णों के बीच नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों के बीच भी हुआ। वैसे ही जैसे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से, तो प्रायः बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में भी प्रदेश में चेहरा बीजेपी का पिछड़े वर्ग से ही बनते रहे, चाहे वो नित्यानंद राय बने हो, चाहे वो संजय जायसवाल बने हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल बने हो, चाहे अब सम्राट चौधरी बने हो। लगभग 2014 के बाद से देखेंगे आप कि अधिकतर प्रायः जो बिहार में नेतृत्व बीजेपी का रहा वो पिछड़े वर्गों का ही रहा। उत्तर प्रदेश में भी आप गौर से देखेंगे अगर तो आपको यही चेहरे दिखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य दिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ पर, आपका ध्यान जा रहा होगा मुख्यमंत्री पर, ठीक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को माइनस कीजिए, उसके बाद देखिए कितने कौन कौन चेहरे हैं बिहार उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ को इतना याद रखिएगा, बीजेपी किसी जाति में बांधकर प्रोजेक्ट नहीं करती। योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का पहचान, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, एक ऐसे प्रशासक के रूप में बीजेपी स्थापित कराना चाहती है, पहचान बनाती है योगी आदित्यनाथ का, जिसकी जातिगत पहचान से ऊपर उसका कद है। यह बात मैं आपको, इसीलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को किसी जाति के दायरे में बीजेपी बंधते हुए नहीं देखना चाहती। इसके अलावा जितने भी आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष लगभग आप देखेंगे कद क्या रहा, वही केशव प्रसाद मौर्य, वही स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी भी जितने नाम आ रहे थे प्रायः सब के सब ओबीसी समाज से आ रहे थे, चाहे बाबूराम निषाद हो, चाहे वो पंकज चौधरी हो, चाहे वो बीएल वर्मा का नाम हो, ये सब के सब आ रहे थे पिछड़े वर्गों से, चाहे साध्वी निरंजना ज्योति हो। तो एकदम हूबहू आप देखिए, ठीक है। बिहार में क्या हुआ, बिहार में इस बार चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी किस प्रकार से लड़ रही थी, बीजेपी ध्रुवीकरण करा रही थी, किसके खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। तेजस्वी यादव के खिलाफ मतलब एमवाई के खिलाफ। बिहार में बीजेपी का प्रयास क्या था, बीजेपी का प्रयास था कि सीधा
ध्रुवीकरण मुसलमान और यादव के खिलाफ कराना। इसीलिए बीजेपी ने बिहार में भी यादवों का टिकट काट दिया। पिछली बार 17 यादव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर, इस बार मात्र 8 यादव जाति के उम्मीदवार लड़ रहे थे बीजेपी से बिहार में। तो बीजेपी का जिस प्रकार का प्रयास रहा, जो सफल रहा इस बार बिहार में, वो था कि सिंपल मुसलमान और यादवों के खिलाफ अन्य जातियों का ध्रुवीकरण। अब एक अंतर है, अब आप कहेंगे अंतर है ये, वो क्या? अखिलेश यादव का पीडीए। अखिलेश यादव का पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को बीजेपी चाहती भी नहीं है कि आए। मैं बता रहा हूं आपको बीजेपी की रणनीति क्या है कि अल्पसंख्यक उसके तरफ कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब एक होता ना मोह, किसी भी प्रकार का आकर्षण दिखाए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक उसे बीजेपी को जितना बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण होना है, जितना प्रोराइज करना है कर ले। बीजेपी का मकसद ही यही है। बीजेपी का जैसे बिहार में था, तो बिहार में तो एक प्रकार का प्रोराइजेशन अलग अलग हुआ। एक कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर कि ध्रुवीकरण का लाभ मिला एआईएमआईएम को, कुछ जगह आरजेडी को मिला, लेकिन इतना ज्यादा पोलराइजेशन था तो उसके रिएक्शन में बिहार में भी एंटी काउंटर पोलराइजेशन जिसे आप कहते हैं ये हुआ। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी 2017 विधानसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव की तरह काउंटर पोलराइजेशन चाहती है। और ये काउंटर पोलराइजेशन तभी होगा जब पोलराइजेशन होगा। तो बीजेपी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट बटे। बीजेपी चाहती है कि मुसलमान का वोट एक तरफा चला जाए, एक तरफा ऐसे जाए जैसे कई जगहों पर यादव जाति के लोग को भी हिंदू बनने पर मजबूर होना पड़े। और ऐसा होता रहा है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र, कई ऐसे लोकसभा सीटें जहां पर कि आप देखेंगे कि अगर कहीं लगता है कि नहीं यहां मुसलमान जीत सकता है, समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आरजेडी का हो बिहार में, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो बिहार और उत्तर प्रदेश में, वहां पर कई जगहों पर देखेंगे आप कि यादव जाति भी हिंदू बनकर बीजेपी को वोट डालते हैं। और यही हुआ बिहार में, यही हुआ लोकसभा चुनाव में, यही हुआ विधानसभा चुनाव में। अब आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर था? इसको भी कई दर्शकों को दिमाग में बात आ सकती है कि यही समीकरण तो लोकसभा चुनाव में भी था, समीकरण यही था, लेकिन दो अंतर आया था। दो अंतर क्या आया था? एक सबसे पहला अंतर क्या आया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी 36 के आंकड़े पे अकेले अटक जाएगी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को लग रहा था कि किसी भी कीमत पर कितना भी खराब प्रदर्शन होगा तब भी हम 60 सीट तो उत्तर प्रदेश में जीत ही जाएंगे। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम हुआ कि बीजेपी 36 पे आके अटकी, 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई। समाजवादी पार्टी 6 लोकसभा सीट जीती, कांग्रेस पार्टी मतलब 43 सीटें मिली इंडिया अलायंस को, और बीजेपी के अलायंस को मिला मात्र 36 सीटें। एक सीट पर निर्दलीय लड़े। 36 भी बीजेपी के नहीं, एनडीए के थे मित्रों, ठीक है, एनडीए के थे। तो 36 और 43 बोलना चाहिए मुझे, गलती हो रही थी मुझसे भी, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव में क्या था कि लोकसभा चुनाव में दो बातें हुई। एक तो बीजेपी के लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि किसी भी कीमत पर 60 सीटें तो आ ही जाएगी। अखिलेश यादव का पीडीए इतना प्रभावी होगा यह उम्मीद नहीं था, ठीक है। कई जगह समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोगों को लगा क्या, लगा ये कि भाई हम चलो वोट तो दे देते हैं जाति के नाम पर, जीत तो बीजेपी ही जाएगी। स्थानीय उम्मीदवार से खुश नहीं थे। बीजेपी के स्थानीय जो कैंडिडेट थे ना उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो लगातार 2 बार से जीत रहे थे, 14 का जीता, 19 का जीता। तो उम्मीदवार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था। इस चीज का अनुमान बीजेपी लगा नहीं पाई। बीजेपी को लगा कि हर जगह जो है मोदी ब्रांड चल निकलेगा। बनारस जैसे उदाहरण ले लीजिए, बीजेपी ने कल्पना नहीं किया था कि नरेंद्र मोदी को भी चुनाव जीतने में इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, मार्जिन इतना क्लोज हो जाएगा वहां। तो इसीलिए बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी, नंबर 2। नंबर 3 क्या था? बहुजन समाज पार्टी फैक्टर। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर थी। वैसे आमतौर पे बसपा जहां कमजोर होती है उसका वोट, बसपा का टूटा हुआ वोट समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता है। यह उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। कम से कम 95 के 96
कम से कम 2000 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं 21वीं शताब्दी में, हर जगह यही हुआ है। ठीक है कि जहां जहां बसपा कमजोर पड़ी और समाजवादी पार्टी के जीतने की स्थिति बनी, तो बसपा के वोटर्स ने बस समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वोट किया। लेकिन इस बार एक अलग खेल हुआ था। अलग खेल क्या हुआ था? अलग खेल यह हुआ था कि दलित मतदाताओं के बीच ये बातें जोर शोर से फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी देश में मनुवादी शासन व्यवस्था लागू करेगी, बीजेपी का हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो उसमें दलितों का कोई स्थान नहीं होगा। तो ये जो नैरेटिव तैयार किया गया विपक्ष के द्वारा, और चूंकि बसपा कमजोर थी, मायावती मजबूती से चुनाव लड़ नहीं पाई, तो इसका लाभ क्या हुआ कि बसपा का टूटा हुआ जो दलित मतदाता था उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का साथ दिया। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उम्मीदवार होंगे, तो मतदान प्रायः अब तक का इतिहास रहा है कि दलितों, गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट अखिलेश यादव के खिलाफ जाता रहा है। और उसमें भी तब जब बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे गैर यादव पिछड़े, अति पिछड़ों की पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वैसे ही जैसे बिहार में चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन था। तो जो रोल, जो भूमिका उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की बिहार में थी, वही भूमिका ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की आप देख सकते हैं। तो इसलिए लगभग अब जो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष तय किया, अब इसका कह सकते हैं कि एकदम बिहार मॉडल को उत्तर प्रदेश में लगभग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बीजेपी की रणनीति भी वही होगी, बिहार की तरह ही गैर यादव, गैर मुसलमान वोट बैंक को कंसोलिडेट करना और पोलराइजेशन के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन तैयार करना, जिसकी व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी की अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ पूरी होती हुई दिख रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।